नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। यद्यपि इस कहानी में लेखक शेखर जोशी ने जातीय अभिमान के गलने के साथ साथ बच्चे के शैक्षिक जीवन की कई विडंबनाओं पर प्रकाश डाला है, पर आज मैं इस कहानी को आप सबके सामने एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए दृष्टिकोण के साथ रखना चाहती हूँ। आज बच्चों की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मसला बनकर उभर रहा है। किसी न किसी रूप में कमजोर, लाचार और वंचित बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना आए दिन करना पड़ता है। यह हिंसा, प्रताड़ना, शोषण कहीं भी, किसी के भी द्वारा और किसी भी प्रकार से हो सकती है। घर में, पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट हाउस, बाल देखभाल केंद्र, कार्यस्थल, समुदाय, कहीं भी हो सकती है। देखने में आया है कि अक्सर बच्चों के साथ हिंसा और प्रताड़ना उनके जानने वाले, पहचानने वाले लोगों के द्वारा ही होती है। कभी कभी बच्चों को अपने जीवन में हिंसा, व्यवहार और प्रताड़ना के अलावा और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विस्थापन, अपने घर से दूर चले जाना, पलायन, बाल तस्करी, घरेलू काम, भिक्षावृत्ति, बंधुआ मजदूरी आदि आदि। मानती हूं मैं कि आज जैसी विकट परिस्थितियां हैं, बच्चों का पालन पोषण और उनको सही दिशा दिखाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बदलते दौर में सभी अभिभावक अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। अपने बच्चे को सफल होते देखना हर माँ बाप का सपना होता है, और ज्यादातर माता पिता इस दिशा में अपने बच्चे की हर संभव सहायता भी करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए तत्पर बने रहते हैं। माता पिता प्राय अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, पर इस सपने को साकार करने में वो कुछ जरूरी तथ्य भूल जाते हैं या अनजाने में नजरअंदाज कर जाते हैं। माता पिता एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू जो अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, वह है कि अपने बच्चों की कमजोरियों और ताकतों को नहीं पहचान पाते। माता पिता जब जब अपने बच्चे को उसके स्वाभाविक रूप से अधिक बुद्धिमान, प्रभावी, शालीन या सफल बनाने की कोशिश करते हैं, वे नाकामयाब और निराश ही होते हैं। जब माता पिता बच्चों के स्वभाव को नकार देते हैं, तब भी वह बच्चे को पहचानने में बड़ी भारी भूल कर रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके दोस्त बन जाएं, तो इसके लिए आप अपने बच्चों से उनके दैनिक अनुभवों के बारे में बात करें, उनके स्कूल, उनके साथियों, उनकी दिन भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा करें। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को इसका आभास होना चाहिए कि जिंदगी में हमेशा जीत ही जीत नहीं मिलती है, बहुत बार हार का भी सामना करना पड़ता है। हर काम वो खुद करेगा, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि पूरा परिवार उसके हर हार और जीत में उसके साथ है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हर समय हम बच्चे के साथ पढ़ाई की बातें ना करें, बल्कि उससे उसकी अभिरुचियों के बारे में, उसकी चिंताओं के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसकी दोस्तों के बारे में, वर्तमान युग में जो करियर के अवसर हैं उनके बारे में, वगैरह वगैरह सारी बातें उस बच्चे के साथ होनी चाहिए। पर विडंबना यह है कि आज शहरी और कामकाजी माता पिता के पास तो अपने बच्चे के लिए ना धैर्य बचा है और ना समय। और ग्रामीण माता पिता जो अशिक्षित हैं, वो माता पिता अपने बच्चे से बात कैसे करें, क्या बात करें और कब करें, नहीं जान पाते। इसीलिए आज मैं आपको शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी सुनाने जा रही हूं, जो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है और बताती है कि एक मेधावी युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसकी प्रतिभा को जंग लग जाता है। क्या सपना देखता है वह और उसके पिताजी, और क्या बनकर रह जाता है। कहीं आप भी तो यही गलती नहीं कर रहे हैं? तो आइए सुनते हैं ये कहानी गलता लोहा। कहानी कुछ इस प्रकार है। मोहन के पैर अचानक ही शिल्पकार टोली की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की जन अनुगूंज शेष थी, जैसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था।
निहाई पर लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैट वाले हंसुओं को लेकर मोहन घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम, व्रत, उपवास नहीं झेल पाता था। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है यह 2 मील की सीधी चढ़ाई, अब बूते की नहीं। मोहन उनका आशा न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना तो उसे अभ्यास था और न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पर पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए ऐसे लगा कि वो पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। तो मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर जा बैठा और उसकी कारीगरी को, धनराम की कारीगरी को पार की निगाहों से देखने लगा। आपस में दोनों दोस्त बात करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराज की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी वो उतरते थे। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते, उठापटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सुन गया। कड़े स्वर में वे पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही तो मास्टर त्रिलोकी सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते और फिर वही कड़क आवाज में पूछते, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चाहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। मास्टर त्रिलोक सिंह जी उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकी सिंह को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन पर ही डाल देते। पकड़ इसका काम, लगभग इससे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। धनराज भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही उसके मन में यह बात बैठा दी गई थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोकी सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेती और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार 3 दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही पूछ बैठे, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। तेरे एकदम तेरे तेरे दूनी 24 सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही उसके लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो 30वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते
वह फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उसके लाए हुए बैग का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक चला दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, अरे विद्या का ताप वहां कहाँ लगेगा इसमें। और अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाकर लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता को भी नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने, फूकने और सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब वे गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोकी सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर अब वे किसी तरह परिवार का आधा ही पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर से सब कुछ थोड़ा होता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में जाने रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो अभी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करके और पढ़ने की प्रेरणा देते। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। वे लोग किसी तरह से कुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए, बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उन्होंने आंखों में पानी छलछला आए और वो भरे गले से बोले, इतना ही कह पाए कि बिरादरी का तो यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों, सभी भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध रमेश को जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक वह हैसियत भी नहीं देता था। इस बात को मोहन अब समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण, रात दिन के कामकाज के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देनी पड़ती थी। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को वो अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। तब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसे जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उड़ती वे इसी मुद्दे पर आकर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा।
बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे बड़े उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वे एक बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएगा। त्रिलोकी सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ता तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। मोहन धनराम के ऑफर पे बैठा है, ये धनराम के लिए बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि धनराम शिल्पकार टोले का व्यक्ति है और मोहन ब्राह्मण बिरादरी का। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़ी की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट पे सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर न्याय पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतना फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि चूक का कोई मौका ही नहीं मिला। धनराम अवाक मोहन की तरफ देखता ही रह गया। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सड़चक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार का हार जीत का भाव। तो ये थी कहानी। इस कहानी में जातीय अभिमान को बेईमानी कर सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखता हुआ मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों को सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत हो रहा है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। पर मैं तो इस कहानी के माध्यम से माता पिता के उस लोहे को गलवाने की बात कर रही हूँ जो अपने लाडलों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा को लेकर चिंतित तो हैं, पर अनजाने में अपने बच्चों को गलत हाथों में सौंपकर बाद में पछताते हैं। इस कहानी के माध्यम से मेरा सभी अभिभावकों से एक ही निवेदन है कि जब आपका बच्चा पढ़ाई या किसी और वजह से आपसे दूर दूसरे शहर में या किसी रिश्तेदार या पेइंग गेस्ट या हॉस्टल में रह रहा हो तो जरूरी हो जाता है कि आपका बच्चों के साथ एक सतत संवाद बना रहे। समय समय पर आप उसके स्कूल, उसके कोचिंग सेंटर पर संपर्क करते रहें, टीचर से मिलते रहें, उसके मकान मालिक पड़ोसियों से संपर्क करते रहें, दोस्तों से मिलते जुलते रहें, बिना यह एहसास कराए कि आप उस पर कोई जासूसी या निगरानी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि हम माँ बाप को उन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से शामिल कर लेना चाहिए कि बच्चे को ये लगे ही ना कि मुझ पे कोई निगरानी हो रही है, बल्कि हमें बच्चे के सर्किल को ही अपना सर्किल बना लेना चाहिए। तो हमें बच्चे की जो भी गतिविधियां हैं वो आसानी से सब ज्ञात होती रहेंगी और बच्चे को भी हर भय, हर संकोच को त्याग कर माता पिता से खुलकर अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे अनजाने में कोई भेड़िया आपके बच्चे का शिकार ना कर जाए। हम केवल मोटी मोटी फीस भरकर या बच्चे को पंच सितारी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान सकते, या अपने किसी बहुत ही करीबी मित्र या रिश्तेदार के घर पर उसे रखकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि अपने आंख और कान, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को हमें खुला रखना होगा। हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, अपने अनुभव और आंखों देखी पर भरोसा करना है। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हुए बच्चों के नैसर्गिक विकास की तरफ ध्यान रहे। अपने बच्चे से अपेक्षाएं रखने से पहले हमें उसके और अपने उद्देश्यों को
साधनों को, परिस्थितियों को सही सही रूप से विश्लेषित करना चाहिए। तो आज के दौर में बच्चों की देखभाल और उन्हें सही दिशा दिखाने का जो मुश्किल काम है ना, वो आप अपनी थोड़ी सी सूझबूझ और सतर्कता से बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक आपकी और मेरी मन की ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।